नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। बुधवार को एक और बूथ लेवल अधिकारी यानी पीएलओ शांतिमनु एक्का ने कथित रूप से काम के अत्यधिक दबाव के कारण आत्महत्या कर ली। वह जलपाईगुड़ी की रंगामती पंचायत में बीएलओ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। परिवार का दावा है कि डोर टू डोर सर्वे और फॉर्म वितरण के भारी बोझ की वजह से वह अवसाद में चली गई थी। घटना के कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर की वजह से अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है और यह अनाप शनाप बोझ तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जो काम 3 साल में होता था उसे अब चुनाव से पहले 2 महीनों में जबरदस्ती कराया जा रहा है, जिससे बीएलओ पर अमानवीय दबाव पड़ रहा है। यह पिछले 10 दिनों में बीएलओ की मौत की दूसरी घटना है। हाल ही में पूर्वी बर्दवान में एक बीएलओ की कथित तौर पर काम के दबाव से मौत हुई थी। एसआईआर इस समय 12 राज्यों में चल रहा है, लेकिन विपक्षी दलों टीएमसी, कांग्रेस, टीएमके और वाम दल का आरोप है कि इसका इस्तेमाल खास समुदाय के नाम मतदाता सूची से हटाने और एनआरसी जैसी प्रक्रिया थोपने के लिए किया जा रहा है। बिहार में एसआईआर के दौरान 65 लाख नाम हटाए गए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रक्रिया की पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। विपक्ष एसआईआर को वोट चोरी बताते हुए देश भर में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल की उन याचिकाओं पर 21 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति दे दी है, जिनमें राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को रोकने की मांग की गई है। इससे पहले डीएमके, टीएमसी और एडीआर भी अलग अलग राज्यों और पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ कोर्ट जा चुके हैं। केरल सरकार का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रही है, जबकि स्थानीय निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर को हैं। दोनों काम एक साथ होने से 1.76 लाख कर्मचारी, 68,000 सुरक्षा कर्मी और एसआईआर के लिए 25,668 अतिरिक्त कर्मचारियों पर भारी दबाव पड़ेगा, जो लगभग असंभव है और प्रशासन ठप हो सकता है। इसी बीच चुनाव आयोग ने असम में एसआईआर लागू न करके सिर्फ स्पेशल रिवीजन यानी एसआईआर का आदेश दिया है, क्योंकि वहां एनआरसी के चलते कानूनी स्थिति अलग है। एसआर में पीएलओ घर घर जाकर पहले से भरे हुए रजिस्टरों के आधार पर सत्यापन करेंगे, जबकि एसआईआर में मतदाताओं को नए सिरे से फॉर्म भरकर दस्तावेज जमा करने होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तमिलनाडु में कोयम्बटूर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। इसके तहत 9 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 18,000 करोड़ रुपए का अमाउंट ट्रांसफर किया गया। बीबीसी तमिल की एक रिपोर्ट के अनुसार किसान महासंघ की ओर से कोयम्बटूर में काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि पीएम ने जेनेटिकली मॉडिफाइड संशोधित बीज विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किया है। उन्हें जैविक किसानों के सम्मेलन में भाग लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उन्होंने उपज का 2 गुना मूल्य देने का अपना वादा भी पूरा नहीं किया। हालांकि प्रदर्शन में शामिल लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं पीएम मोदी ने किसान सम्मेलन में जैविक खेती को बढ़ाने का आह्वान किया। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि जब यहाँ मंच पर आया तो मैं देख रहा था कि काफी किसान भाई बहन गमछा घुमा रहे थे। बिहार की हवा मेरे आने से पहले ही पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती एक ऐसा विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं तमिलनाडु के सभी किसान साथियों को दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन के इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के भीतर तनाव लगातार बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव के सिर्फ 1 साल बाद ही बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वह अपने ही सहयोगियों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोड़कर अपने पाले में ला रही है। इसी वजह से मंगलवार को शिवसेना के सभी मंत्री एकनाथ शिंदे को छोड़कर कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। बाद में इन मंत्रियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर राज्य बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान की आक्रामक भर्ती मुहिम पर नाराजगी जताई। कल्याण डोंबिवली में हाल ही में कई शिवसेना पार्षद और पूर्व पार्षद बीजेपी में शामिल हुए, जो शिंदे के बेटे और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का मजबूत इलाका माना जाता है। इस भर्ती अभियान पर शिवसेना मंत्रियों ने खुलकर आपत्ति जताई और कहा कि गठबंधन में न्यूनतम मर्यादा होनी चाहिए। कुछ नेताओं ने संकेत दिया कि अगर बीजेपी सहयोगियों को कमजोर करती रही तो वे दूसरे विकल्प भी देख सकते हैं।
इससे पहले भी कई विवाद सामने आए हैं, जैसे उद्धव ठाकरे को स्मारक समिति का अध्यक्ष बनाए रखना, ठाणे नवी मुंबई में शिंदे विरोधी गणेश नाइक को जिम्मेदारी देना और अजीत पवार के बेटे पार्थ से जुड़े जमीन सौदे पर चर्चा। हाल ही में शिंदे और अजीत पवार दोनों दिल्ली जाकर बीजेपी नेतृत्व से भी मिले थे, लेकिन उनकी वार्ता का विवरण सामने नहीं आया। पटना में बुधवार शाम 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से गठबंधन का नेता चुना गया। इसके साथ ही तय हो गया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार सुबह 11:30 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होने वाले हैं। इससे पहले बुधवार को जेडीयू विधायक दल की बैठक में भी नीतीश कुमार को नेता चुना गया था। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया। इन बैठकों के बाद सरकार गठन को लेकर एनडीए की स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है और जो नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी बात की सराहना करते हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस फतवा जारी कर देती है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की तारीफ की। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद थरूर ने कहा था कि उन्हें खुशी है कि वे तेज सर्दी जुकाम के बावजूद कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और भारत की भाषाओं, संस्कृति पर गर्व की बात महत्वपूर्ण लगी। थरूर की इस पोस्ट पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कड़ी आलोचना की और कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ भी सराहनीय नहीं लगा। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को इंदिरा नाजी कांग्रेस तक कह दिया और आरोप लगाया कि पार्टी राष्ट्रीय हितों से ऊपर परिवारवाद को रखती है। यह पूरा मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी के बीच नई राजनीतिक बहस का कारण बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी की करारी हार के बाद प्रशांत किशोर ने स्वीकार किया है कि चुनाव न लड़ना उनकी गलती हो सकती है। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अंदाजा होता कि पार्टी हार जाएगी तो वे अपना समय, पैसा और विश्वसनीयता जोखिम में नहीं डालते। किशोर की जनसुराज पार्टी ने लगभग सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट पर नहीं जीत सकी और करीब 4% वोट ही मिले। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई निजी सर्वे नहीं किया था और अंधाधुंध दांव लगा दिया। हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अब वे और दोगुनी मेहनत करेंगे और पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपनी नाकामी के लिए वे 20 नवंबर को गांधी भीतिहरवा आश्रम में एक दिन का मौन व्रत रखेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी ने न जाति धर्म की राजनीति की, न वोट खरीदने जैसे गलत तरीके अपनाए। उन्होंने कहा कि वे बिहार को बेहतर बनाने के अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल अनमोल बिश्नोई बुधवार को दिल्ली पहुंचा। एनआईए की एक टीम उसे पटियाला हाउस कोर्ट ले गई। अनमोल को 18 नवंबर को अमेरिका से निकाला गया था, जिसे कई भारतीय एजेंसियों ने बड़ी सफलता बताया है। एनआईए ने उसकी पहली तस्वीर जारी की, जिसमें एनआईए अधिकारी उसे हिरासत में लेकर जा रहे हैं। अनमोल पर भारत में 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भूमिका और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। उसके चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने केंद्र सरकार से अनमोल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि परिवार कानून का सम्मान करता है और जांच में सच सामने आएगा, लेकिन अनमोल को सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। बारामती एक बार फिर पवार परिवार के बीच सीधे राजनीतिक मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है। आगामी नगर परिषद चुनाव जो 2 दिसंबर को होने वाले हैं, में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी-एसपी के बीच सीधा टकराव होने वाला है। पिछले वर्ष दोनों गुटों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी, जिसने परिवार की चल रही प्रतिद्वंदिता के एक और अध्याय के लिए मंच तैयार कर दिया है। वहीं इस चुनावी जंग में बीजेपी की अभूतपूर्व संख्या में उम्मीदवारों के साथ उपस्थिति ने दांव को और बढ़ा दिया है। बारामती के चुनावी इतिहास में पहली बार बीजेपी ने अपने कमल चिन्ह पर लगभग 30 उम्मीदवार उतारे हैं।
बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बारामती यूनिट को निकाय चुनावों में अपना स्वतंत्र पैनल उतारने का निर्देश दिया है, जिससे मुकाबला काफी तेज हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई बीजेपी उम्मीदवार पहले अजीत पवार के विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान योगेंद्र पवार के खिलाफ उनका समर्थन करते थे। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में योगेंद्र पवार और अजीत पवार आमने सामने थे और अब भी अभियान की जिम्मेदारी शरद पवार गुट की तरफ से योगेंद्र पवार ही संभाल रहे हैं, जबकि उन्होंने और अजीत पवार दोनों ने साफ किया कि उनके परिवार के सदस्य इस चुनाव में उम्मीदवार नहीं होंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भारत से वापस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें तेज कर रही है। ढाका के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी ICT ने दोनों नेताओं को मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई है। जुलाई अगस्त 2024 के आंदोलन के बाद सत्ता से हटने के बाद दोनों भारत में शरण लिए हुए हैं। सरकार के सलाहकार आसिफ नसरुल ने पुष्टि की कि ढाका जल्द ही नई दिल्ली को औपचारिक पत्र लिखकर दोनों के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। वहीं अभियोजक गाजी MH तमीम के अनुसार दोनों फरार अपराधियों के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी करने की भी तैयारी चल रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 की प्रत्यर्पण संधि ऐसे मामलों को सौंपने की अनुमति देती है, लेकिन संधि में यह भी प्रावधान है कि राजनीतिक प्रकृति के मामलों में प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। इसी वजह से विशेषज्ञ मानते हैं कि शेख हसीना का मामला भारत के लिए कानूनी और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हो सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना को अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। उनकी पार्टी अवामी लीग ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है और इसे राजनीति से प्रेरित व पक्षपातपूर्ण बताया है। पार्टी नेताओं और शेख हसीना के बेटे ने भारत से अपील की है कि वह उन्हें प्रत्यर्पित न करें और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक स्थिरता बहाल करने में सहयोग दें। दूसरी ओर भारत ने अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है और कहा है कि वह बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हित में सभी पक्षों से बातचीत जारी रखेगा। भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत केंद्र सरकार के पास अनुरोध को ठुकराने का पूरा अधिकार है, खासकर जब मामला राजनीतिक प्रकृति का हो। हसीना और पूर्व गृह मंत्री कमाल दोनों ने सजा को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। अब भारत का फैसला ही उनके भविष्य को तय करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के दावे दोहराने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ट्रंप ने मंगलवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ हुई बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के अपने दावे को दोहराया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप ने 60वीं बार कहा है कि उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रोका गया। भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकना पड़ा। 60 बार उन्होंने दोहराया है और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप 60 बार कहते हैं कि मेरी वजह से ऑपरेशन सिंदूर रोका गया क्योंकि मैंने व्यापार समझौते को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, पर हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों डरे हुए हैं, किस बात से डरे हुए हैं। क्यों नहीं खुलकर कहते कि राष्ट्रपति ट्रंप गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। 272 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, पूर्व नौकरशाहों और सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारियों के एक समूह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वोट चोरी और चुनाव आयोग के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। राष्ट्रीय संवैधानिक प्राधिकारियों पर हमला शीर्षक वाले इस पत्र में कहा गया कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर अभद्र भाषा में आरोप लगा रहे हैं और SIR प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को धमका रहे हैं। पत्र पर 16 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, 123 नौकरशाहों और 133 सशस्त्र बल अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी बिना सबूत पेश किए गंभीर आरोप लगा रहे हैं और लोक सेवकों को अपने कर्तव्य निभाने से डराने की कोशिश कर रहे हैं। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने दावा किया है कि उनके पास वोट चोरी के 100% सबूत हैं, लेकिन कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी गई। पत्र के मुताबिक चुनाव आयोग ने अपनी SIR प्रक्रिया पारदर्शी रूप से और अदालत द्वारा तय मानकों के अनुसार अपनाई है। समूह ने कहा कि संस्थाओं पर ऐसे हमले राजनीतिक हताशा को दर्शाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।